हेलो बच्चों, जैसा कि कल आपका फिजिक्स का पेपर होने वाला है जो कि 4 तारीख को है, इसलिए इलाहाबाद का जो पेपर आता है इसको आज हम लोग देखेंगे। इसमें क्या है कि बहुविकल्पी और एक एक नंबर जो क्वेश्चन है, कुल 35 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। और शायद कल आपको बोर्ड एग्जाम में इससे कुछ फायदा मिल जाए, तो एक बार इसको जरूर देख के जाइएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका पहला जो क्वेश्चन है बहुविकल्पी क्या पूछा है। तो पहला वाला जो क्वेश्चन आपको कह रहा है कि इसमें एक क्या है, व्हीटस्टोन सेतु है। अब व्हीटस्टोन सेतु क्या है, संतुलन अवस्था में है। तो जब ये संतुलन अवस्था में रहता है तो बोला इसे बताइए परिणामी कितना प्रतिरोध होगा। तो एक बात याद रखिएगा, जो व्हीटस्टोन सेतु होता है इसमें क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे एक लगा होता है आपका पूरा, देखिए 4 प्रतिरोध लगे होते हैं, चारों प्रतिरोध। यहाँ से देखिए एक प्रतिरोध आपका आएगा ऐसे, यहाँ से एक प्रतिरोध, फिर यहाँ एक प्रतिरोध लगा होता है, फिर ऐसे यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा रहेगा, और फिर यहाँ से एक प्रतिरोध लगा रहेगा। 4 प्रतिरोध होते हैं, ठीक है। और ये संतुलन की अवस्था में जब रहता है तो एक याद रखिएगा, ये जब संतुलन की अवस्था में रहेगा तो इसमें क्या होता है कि देखिए इसको लेके जाना है आपको, इधर से इसको लेके जाएंगे, इसमें ले जाकर हम लोग क्या करते हैं, सेल या बैटरी से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। यहाँ पे एक कुंजी लगी रहती है, और यहाँ पे देखिए यहाँ भी आपको क्या होता है, यहाँ पे एक कुंजी लगी रहती है, और ये जो कुंजी होती है इसमें गैल्वेनोमीटर लगा होता है, और यहाँ पे क्या होता है ऐसे। जब ये संतुलन की अवस्था में रहता है तो एक बात याद रखिएगा, जब यहाँ से विद्युत धारा आई जाता है और ए बिंदु पर यहाँ पे जाएगा जब विद्युत धारा, तो धारा का क्या हो जाता है, यहाँ पे धारा का हो जाएगा बंटवारा। मान लीजिए इसको ए बी सी और क्या लिख दीजिए डी। जब यहाँ से विद्युत धारा आई जाता है तो धारा ए तक पहुँचेगा और धारा का क्या हो जाएगा बंटवारा। कुछ धारा इसमें चला जाएगा, कुछ धारा इसमें चला जाएगा। तो जब धारा ये I1 जा रहा है तो संतुलन की अवस्था में तो इधर धारा नहीं जाएगा, इस वाले में धारा नहीं जाएगा। ये जो I1 धारा है ये धारा इसमें चला जाएगा, ये धारा I1 जाएगा और धारा इसमें चला जाएगा I1। यदि धारा यहाँ पे I1 जा रहा है तो यही धारा यहाँ भी जाएगा I1, ये धारा चला जाएगा। और ये धारा यदि I2 जा रहा है तो ये I2 धारा ऐसे होते हुए यहाँ चला जाएगा, कौन धारा I2, ये चला जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि जब धारा एक ही जाता है तो श्रेणी क्रम में कहते हैं। इसमें I1 धारा जा रहा है, इसमें भी I1 धारा जा रहा है, तो ये दोनों किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। तो इसको आप लिख लीजिएगा R डबल डैश या R1 लिख दीजिएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, ये वाला R और ये वाला R दोनों जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2R, ये हो जाएगा। और नीचे देखिए ये वाला R और ये वाला R, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो R2 बराबर ये भी हो जाएगा R प्लस R, ये भी कितना हो जाएगा, R2 बराबर क्या हो जाएगा 2R, ये भी हो जाएगा। अब देखिएगा ये दोनों प्रतिरोध मिलके एक प्रतिरोध बनाएंगे, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, सब एक प्रतिरोध बना लेंगे सब। फिर नीचे देखिए ये दोनों मिलके क्या करेंगे, सब एक प्रतिरोध बना लेंगे सब। जब ये दोनों मिलके एक प्रतिरोध बनाएंगे उसके बाद ये किस क्रम हो जाएगा, ये हो जाएगा समांतर क्रम में, क्योंकि ये दोनों मिलके एक प्रतिरोध बनाए सब। तो इसको हम लोग लिखे 2R और नीचे बन गया 2R, और किस क्रम हो गया, समांतर क्रम। तो समांतर क्रम का फार्मूला लगाएंगे, वो होता है 1/RP, पैरेलल लिख दीजिएगा 1/R1, पहले का प्रतिरोध 2R और दूसरे का 1/R2, तो दूसरे का प्रतिरोध क्या लिखेंगे 1/2R। इसमें देखेंगे दोनों का हर क्या है, सेम है। जब दोनों का हर सेम रहता है तो अंश को क्या किया जाता है, जब दोनों का हर नीचे का सेम रहेगा तो अंश को डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है। जब जोड़ेंगे तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको उल्टा कर दीजिएगा, जब उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा RP बराबर यहाँ हो जाएगा 2R बट्टा के 2 से 2 कट जाएगा, RP बराबर कितना हो जाएगा R। तो इसका जो ऑप्शन होगा पहला वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके दूसरे वाले क्वेश्चन में देखिएगा, ये भी आपका उसी से पूछा है, प्रतिरोध वाले से ही। तो जब प्रतिरोध से पूछा है और कह रहा है कि देखिए एक तार है जो कि तार जो है वो कितने ओम का है, ये है 24 ओम का है। एक तार है जो 24 ओम का है, इसको क्या किया गया है कि एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। तो सब समबाहु त्रिभुज बनाएंगे तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यदि हम लोग समबाहु त्रिभुज इससे बना दें, एक समबाहु त्रिभुज ऐसे बना दें, ऐसे देखिए इधर, जब हम लोग क्या करें एक इससे एक समबाहु त्रिभुज बना दें तो इसकी तीनों भुजा क्या होगी, बराबर। और जब भुजा बराबर रहेगी तो प्रतिरोध तीनों में क्या होगा, बट जाएगा। तो 24 है तो इस तीनों प्रतिरोध कितने हो जाएंगे, सब 8 ओम ये भी हो जाएगा, 8 ओम ये भी हो जाएगा, और 8 ओम ये भी हो जाएगा। यदि समबाहु त्रिभुज का नाम दे दें A, B और C, तीनों 8-8 ओम हो जाएंगे। तो बोला है कि किन्हीं दो शीर्षों के बीच प्रतिरोध बताइए। देखिए यदि धारा यहाँ से निकल रहा है तो धारा ऐसे जाएगा, धारा क्या होगा, धारा बंटवारा होगा, लेकिन जो धारा इसमें जाएगा वही धारा इसमें जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों किस क्रम में हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे आपके श्रेणी क्रम में। तो ये वाला और ये वाला दोनों किस में हो जाएगा, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम के लिए यदि जोड़ दिया जाए तो यहाँ से लिखेंगे R यस बराबर हो जाएगा, देखिए दोनों जोड़ दीजिए 8 + 8 कितना हो जाएगा 16।
तो ये दोनों हो जाएंगे 16 ओम के। ठीक, अब दोनों ये मिल जाएंगे सब, और दोनों मिलके क्या बना लेंगे सब, एक प्रतिरोध। देखिए ये दोनों मिलके एक प्रतिरोध बना लिए, और देखिए नीचे आपका बचा हुआ है, नीचे आपका कितना है, एक प्रतिरोध। ये दोनों मिलके 16 बना लेंगे सब, और नीचे कितना बचा रहेगा, 8 ओम बचा रहेगा कि नहीं। ये 16 और ये 8 दोनों किस क्रम होंगे, समांतर क्रम में। ये 16 और 8 किस में होंगे, समांतर क्रम में। समांतर क्रम का लिखाएंगे 1/RP, 1/R1 प्लस 1/R2। वैल्यू भरेंगे 1/RP बराबर, हम लोग देखेंगे पहला वाला कितना है, पहला वाला है 16, यहाँ लिख देंगे 1/16। दूसरा वाला कितना है, दूसरा वाला आपका है 8, तो यहाँ रख देंगे 1/8। इन दोनों का एलसीएम देखेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 16 होगा। 16 से 16 एक बार में कटेगा, और 8 दूना के 16, इसको जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा, इसको आप जोड़िएगा तो यहाँ से हो जाएगा 1/RP बराबर हो जाएगा 3 बट्टा कितना हो जाएगा, 3/16। उल्टा कर देंगे तो RP बराबर कितना आ जाएगा, 16 बट्टा कितना 3। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा पहला वाला क्या है, सही है, 16/3 वाला ऑप्शन सही है। तीसरे वाले क्वेश्चन को देखिएगा। देखिए आपसे पूछा है कि निर्वात में विद्युतशीलता का मात्रक, विद्युतशीलता मैंने एप्सिलॉन जीरो का क्या पूछा है, मात्रक। तो फार्मूला आप जानते होंगे, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम कहता है कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, पहला आवेश, दूसरा आवेश और उसके बीच की दूरी का स्क्वायर। ये कहता है कूलाम का नियम। तो हम लोग देखेंगे कि हमसे पूछा है कि एप्सिलॉन जीरो का मात्रक बताइए, तो जिसका मात्रक पूछेगा उसको अकेले छोड़ देंगे, तिर्यक का गुणा कर देंगे। तिर्यक गुणा करने के बाद ये आ जाएगा, तो लिखेंगे एप्सिलॉन जीरो बराबर, ये नीचे चला जाएगा 1/4 पाई इंटू F, और इधर हो जाएगा Q1 Q2 अपन क्या लिखेंगे, R स्क्वायर। अब इधर लिखेंगे एप्सिलॉन जीरो बराबर, देखिए यहाँ से नापा जाएगा, तो देखिए बल नीचे क्या है, कभी भी 4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन, मतलब 4 पाई का कोई मात्रक नहीं होता है। नंबर 4 पाई जो कांस्टेंट है इसका कोई मात्रक नहीं होता है। यहाँ पर होगा ऊपर आवेश का मात्रक, आवेश 2 है, 2 आवेश है तो कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। एक आवेश का कूलाम, तो एक और आवेश है तो यहाँ हो जाएगा कूलाम स्क्वायर। आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलाम स्क्वायर। बल का मात्रक होता है न्यूटन, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और दूरी का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर बट्टा न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो हम देखेंगे ये वाला ऑप्शन सही है, कूलाम स्क्वायर बट्टा न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसके बाद चौथा वाले क्वेश्चन को देखिए, ये आपसे पूछा है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि बहुत बार ये पूछा है विद्युत फ्लक्स। देखिए विद्युत फ्लक्स जो होता है फाई ई, इसका जो फार्मूला होता है आप जानते होंगे कि ई ए और क्या होता है, कॉस थीटा। ई ए कॉस थीटा होता है विद्युत फ्लक्स। इसके 3 मात्रक याद रखिएगा, 3 मात्रक। एक तो आपका होता है वेबर, एक होता है वेबर, एक देखिए क्या होता है वोल्ट मीटर, एक होता है वोल्ट और क्या होता है मीटर, और एक देखिए तीनों इसी से फार्मूला बनता है। यहाँ से देखिए ऐसे फार्मूला बनेगा, ये वोल्ट मीटर यहीं से बनता है, क्योंकि ई बराबर होता है विभव प्रवणता से V/L। विभव प्रवणता क्या होता है, V/L इंटू ए माने क्षेत्रफल। तो यहाँ से वोल्ट मीटर, इधर क्या होगा मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो ये वाला आ जाएगा। और एक और यहीं से फार्मूला बनता है, फाई ई बराबर होता है ई ए और कास थीटा, और यहाँ से लिखते हैं फाई ई बराबर होता है, आप जानते होंगे कि विद्युत क्षेत्र कितनी होता है, ई बराबर क्या होता है बल बट्टा आवेश, बल बट्टा क्या होता है आवेश, ए कास थीटा। तो यहाँ से देखिए कास थीटा का कोई मात्रक नहीं होता है। यदि आप देखिएगा तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन होता है, और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, और आवेश है तो आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो 3 मात्रक है, एक वेबर, एक वोल्ट मीटर और एक क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो इसमें आप बोलेंगे वोल्ट मीटर क्या है, इसका ऑप्शन सही है। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिए ये क्वेश्चन सीधे आप बता सकते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में चुंबकीय बल रेखाओं के समांतर, यदि ये चुंबकीय बल रेखाएं इस दिशा में जा रही हैं, चुंबकीय बल रेखाएं इस दिशा में जा रही हैं, और इसके समांतर कोई इलेक्ट्रॉन गतिमान है, इसी की दिशा में कोई इलेक्ट्रॉन क्या है गतिमान है, तो इस पर लगने वाला बल कितना होगा, तो यहाँ पर लगने वाला बल 0 होगा। क्योंकि आप जानते होंगे कि VBL sin थीटा होता है, तो इसमें साइन कितना डिग्री है, साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0। इसलिए जब कोई इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जाता है तो थीटा बराबर 0 डिग्री कोण बनता है, और 0 डिग्री कोण में हमारा जो इस पर जो इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगता है वो कितना लगता है, वो लगता है कितना
जीरो, क्योंकि एक इस तरह भी बता सकते हैं और इस तरह भी बता सकते हैं। F बराबर होता है क्यू भी बी साइन थीटा, यहाँ से बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ जानते होंगे कि साइन 0 डिग्री हो जाएगा और साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है 0, और जब साइन 0 होगा तो पूरा को क्या बना देगा 0, तो लगने वाला चुंबकीय बल क्या होगा 0 हो जाएगा। तो याद रख सकते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चलता है तो क्या होता है, उसमें लगने वाला बल क्या होता है 0। ये देखिए इसके बाद वाला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक कुंडली के सिरों के बीच आपका वोल्टेज दे दिया है, कितना वोल्टेज, V बराबर दिया है आपका 40 वोल्ट, तो आपको वोल्टेज दे दिया है 40 वोल्ट। आगे देखिएगा, आगे आपसे बोला है कि एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाने पर कितनी धारा जा रही है 80 मिली एम्पियर, तो यहाँ से I दे दिया आपका 80 मिली एम्पियर। तो आप मिली एम्पियर को किस में बता सकते हैं, एम्पियर में बता सकते हैं। ये आपको दिया है मिली एम्पियर, तो इसको आप बदल दीजिए एम्पियर में, किससे गुणा करेंगे 10 पर घात माइनस के 3 और क्या बन जाएगा एम्पियर। तो आपको V दे दिया, आपको I पूछ दिया। आपसे पूछा है कि बताइए प्रेरण प्रतिघात, क्या पूछा है प्रेरण प्रतिघात। तो अब कई लोग सोचेंगे प्रेरण प्रतिघात, तो प्रेरण प्रतिघात देखिए क्या होता है यक्स यल, क्या होता है यक्स यल। यदि यक्सियल दिया हो, या देखिए हमें बात समझिएगा, R भी एक प्रतिरोध होता है, R क्या है प्रतिरोध है, फिर क्या होता है यक्सियल भी क्या है प्रतिरोध है, फिर क्या है यक्स भी क्या है प्रतिरोध है, और तीनों का मात्रक ओम होता है। इन तीनों का मात्रक क्या होता है ओम होता है, और तीनों के लिए हम फार्मूला लगा सकते हैं। यक्सियल बराबर क्या होता है प्रतिरोध बराबर होता है वोल्टेज बट्टा धारा, याद रखिए प्रतिरोध बराबर क्या होता है वोल्टेज बट्टा धारा। तो कितना है वोल्टेज, वोल्टेज आपका है 40 और धारा कितना है 80, अगुड़े 10 का घात माइनस के 3। इस -3 को नीचे से कहाँ लेके जाएंगे ऊपर, जब घात नीचे से ऊपर जाएगा तो घात हो जाएगा प्लस, इधर हो जाएगा 40 अगुड़े 3 जीरो जाएगा, तो 3 जीरो को हम लिख सकते हैं 1000 बट्टा के 80, काटेंगे 40 को हम 40, 40 दूना के 80 और 2 से काट देंगे 1000 को, कितना आ जाएगा ये हो जाएगा 500, और इसका मात्रा क्या होगा ओम, मात्रा क्या आएगा ओम आएगा। तो बोलेंगे इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। देखिएगा इसके बाद वाला जो क्वेश्चन आपका है 6 नंबर के बाद 7 नंबर, देखिए इस 7 नंबर में क्या पूछा है, ये आपका LCR पे है। तो जो LCR होता है LCR, इसमें क्या पूछा है कालांतर। तो कालांतर के लिए हम फार्मूला जानते हैं कि tan फाई बराबर होता है यक्स यल माइनस यक्स सी बट्टा के आर, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास दिया है कि प्रतिरोध R दे दिया है, R बराबर आपको दे दिया है कितना 200 ओम, R दे दिया है 200 ओम, और क्या दिया है और दिया आपका 1 हेनरी, 1 हेनरी क्या दे दिया प्रेरकत्व, 1 हेनरी क्या दिया है प्रेरकत्व। तो हम लोग पहले यल दे दिया है, यल बराबर क्या दिया है 1 हेनरी, 1 हेनरी दे दिया है। तो हमको यहाँ निकालना होगा एक्स यल, एक्स तो दिया नहीं है कोई बात नहीं, तो हम लोग सीधे ही लगा देंगे tan फाई बराबर यक्स यल बट्टा के आर, ये वाला लगा देंगे। तो यक्सल देखेंगे, यक्सल क्या होता है यक्सल बराबर होता है ओमेगा यल बट्टा के आर, और यहाँ से वैल्यू रखेंगे कि tan फाई बराबर ओमेगा, ओमेगा यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए V बराबर होता है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, तो ये ओमेगा है, तो ओमेगा का वैल्यू है 200, यल की वैल्यू 1 और R की वैल्यू कितनी है 200, 200 से 200 कट जाएगा और tan फाई उधर बचेगा 1, और 1 किसका मान होता है 1 होता है 45 का, tan 45, tan से tan हट जाएगा और फाई बराबर कितना आ जाएगा 45, तो इसके बराबर जो होगा वैल्यू कितना होगा 45 वाला सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन को देखिएगा। इसके बाद विद्युत चुम्बकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, डायरेक्ट आप याद रखिएगा कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे कैसी होती है अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। और इसके बाद देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंगों में चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की भी मतलब कि जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है, इनके बीच कालांतर कितने का होता है 90 डिग्री। तो आप बोलेंगे कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच जो कालांतर होता है वो कितना डिग्री होता है 90, इसका सी वाला सही है 90 डिग्री वाला। चलिए इसके बाद वाला देखिए, ये देखिए 10 नंबर, ये जो विद्युत क्षेत्र ई और चुंबकीय क्षेत्र का जो विद्युत वेक्टर होता है वो क्या होता है ई क्रॉस बी, कौन वाला होता है ई क्रॉस बी, ये याद रखिएगा ई क्रॉस बी। इसी तरह देखिए टाउ बराबर होता है, आप जानते होंगे टाउ बराबर क्या होता है पी ई साइन थीटा, तो पी क्रॉस ई भी याद रखिएगा साथ में देता है ये भी वाला, बहुत बार ऑप्शन में दे दिया है कि पी क्रॉस ई कि पी डॉट ई, तो पी क्रॉस ई होता है, और साथ में ये भी याद रखिएगा ई क्रॉस बी, ये दोनों आपका ऑप्शन में कभी कभी दिखाई दे देते हैं। तो चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर में देखिए क्या पूछा है, कह रहा है कि विद्युत चुम्बकीय पर मतलब विद्युत प्रभाव में आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव में ये जो निरोधी विभव है
और प्रकाश की आवृत्ति में क्या संबंध होता है, तो ये याद रखिएगा H अपान ई। H क्या है, फलांक नियतांक है। H क्या होता है, फलांक नियतांक होता है, और ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो इतना याद रखिएगा। इसके भी जो ग्राफ खींचते हैं वो क्या होता है, H अपान ई होता है। इसके बाद जो क्वेश्चन आपका आया हुआ देखिए, कह रहा है कि निम्न में से किसका अधिकतम तरंग दैर्ध्य होगा, तो जिसका द्रव्यमान कम होगा। तो ये जो बीटा कण दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है, कम है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होने के कारण इसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन मारेंगे, ए वाला, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा क्योंकि इसका द्रव्यमान क्या है, कम है। इसके बाद 12 नंबर देखिए, आपसे 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के दो कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग में अंतर कितना होता है। तो कोणीय संवेग आप पढ़े होंगे NH अपान क्या होता है, 2 पाई, यही होता है। इस पर सवाल बहुत आता है, NH अपान 2 पाई, या तो बोहर का परमाणु मॉडल देगा या तो पर सवाल दे देगा NH बट्टा 2 पाई। तो दो अंतर पूछा है, दो कक्षाओं के बीच अंतर। तो अंतर निकालेंगे तो देखिए अंतर कैसे निकलता है। अंतर हम लोग क्या करेंगे, n बराबर 2 में से n बराबर क्या करेंगे, 1 घटा देंगे। यहाँ से देखिए क्या होगा, NH बट्टा के 2 पाई, माइनस के यहाँ पे क्या रखेंगे, n के जगह पर, n के जगह पर रखेंगे 2, और यहाँ पे n के जगह क्या रखेंगे 1 बट्टा के 2 पाई। यहाँ से देखेंगे दोनों का हर क्या है, सेम है। जब दोनों का हर सेम रहेगा तो उसको क्या करेंगे, डायरेक्ट घटा देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 2H माइनस के 1H, 2H में से 1H घटेगा तो कितना बचेगा, 1H बट्टा के 2 पाई। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 1H बट्टा के 2 पाई, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। अगले वाले क्वेश्चन को 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 14 नंबर में आपसे पूछा है कि देखिए यही क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु के द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग। देखिए अभी कोणीय संवेग का आप फार्मूला पढ़े हैं, जो कोणीय संवेग है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोणीय संवेग का जो फार्मूला होता है वो होता है NH बट्टा के 2 पाई। यहाँ से बोला है कि n बराबर किस कक्षा के लिए, तो n बराबर दूसरे कक्षा के लिए। तो n के जगह पर रखेंगे 2, और H की वैल्यू फिक्स होता है। H की वैल्यू 6.6 गुणे 10 पगार माइनस के 34 होता है। अपन लिखेंगे 2, और पाई का मान आपको पता होगा, पाई का मान क्या होता है 22/7। पाई का मान क्या होता है 22/7। तो 7 चौथा स्थान पर होगा, और चौथा स्थान से ट्रांसफर होकर कहाँ जाएगा, पहले स्थान पर। यहाँ से क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कटा, 22 से काटिए, 22 3 66 0.3, 7 में 3 का गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 7 त्रिके 21 गुणे 10 पगार माइनस के 34। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप बोलेंगे ये वाला देखेंगे 2.1 और गुणे 10 पगार माइनस 34, ये होगा इलेक्ट्रॉन का दूसरी कक्षा में कोणीय संवेग। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा है ना कि बताइए कि सम न्यूट्रॉनी कौन है। इसमें टाइपिंग होने में गड़बड़ हुआ है। सम न्यूट्रॉनी आपको पता होगा, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। तो हम लोग इन दोनों को देखेंगे, इन दोनों को जब देखिएगा तो 6 और 14, इसमें देखेंगे ऑक्सीजन 8 और कितना है 16। तो हम जब परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटाते हैं, इसको घटाएंगे, 16 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा 8 बचेगा, और 14 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8। तो हम बोलेंगे कि ये जो कार्बन है और जो ऑक्सीजन है ये सम न्यूट्रॉनी है। इसमें सम न्यूट्रॉनी पूछा कि कौन सम न्यूट्रॉनी है, तो इन दोनों का जोड़ा क्या है, सम न्यूट्रॉनी है। ठीक, इसके बाद देखिएगा आपका कह रहा है कि 0 डिग्री ताप पर, 0 केल्विन है, 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक जो होते हैं वो विद्युत रोधी होते हैं। विद्युत क्या होता है, विद्युत रोधी। इसमें धारा और प्रवाहित नहीं होती है। 0 डिग्री केल्विन, 0 केल्विन पर क्या होते हैं, ये विद्युत क्या होते हैं, रोधी होते हैं। आप बोल सकते हैं कि विद्युत रोधी होते हैं, धारा इसमें प्रवाहित नहीं होती है। इसके बाद 17 नंबर में देखिए क्या बोला है कि शुद्ध जर्मेनियम, ठीक, आपसे बोला है कि शुद्ध जर्मेनियम में कौन सा अपद्रव्य मिलाया जाए कि पी टाइप का अर्धचालक बन जाए। तो देखिए पी टाइप का अर्धचालक है जिसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पी टाइप बनाता है, जिसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एन टाइप बनाता है। तो पी टाइप वाला में आप जानते हैं कि एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम बोरान, बोरान 5 नंबर पर आता है। तो 2 और 3 क्या बन जाता है 5, इसके बाहरी कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन 5। तो जिसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे वो बनाएगा पी टाइप। और हम लोग जानते हैं कि एल्युमिनियम, एल्युमिनियम आता है 13 पर, 13 पर आएगा तो 2 8 10 10 3 13, इसके बाहरी कक्षा में 3 और इसके बाहरी कक्षा में 3, ये होते हैं पी टाइप वाले। और आप अच्छी तरह जानते होंगे कि आर्सेनिक हुआ या एंटीमनी हुआ ये एन टाइप वाले बनाते हैं। ठीक है, यदि आर्सेनिक और एंटीमनी को देखिएगा तो ये कौन बनाते हैं, एन टाइप वाले। तो आपसे पूछा क्या है, पी टाइप वाला। तो पी टाइप जिसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो
3 इलेक्ट्रॉन हो, तो हम मारेंगे एल्युमिनियम। और फास्फोरस भी जो होता है, फास्फोरस, ये सब क्या होते हैं, एन टाइप वाले होते हैं, एन टाइप अर्धचालक बनाते हैं। इसके बाद देखिएगा 17 नंबर, आपसे बोला है कि लौह चुंबकीय पदार्थों के नाम। तो देखिए ये तीनों लौह चुंबकीय पदार्थ ही हैं। आपसे एक एक नंबर का एक क्वेश्चन है कि इस साल बोर्ड में आप तैयार करके जाइएगा लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, तीनों के बारे में डेफिनेशन याद करके जाइएगा और तीनों का एग्जाम्पल याद करके जाइएगा। तो ये देखिए ये लौह चुंबकीय का तीनों एग्जाम्पल है, 4 एग्जाम्पल है लौह चुंबकीय का। आयरन है, निकिल है और क्या है, कोबाल्ट है। ये तीनों क्या होते हैं, तीनों के तीनों लौह चुंबकीय होते हैं। और यह आप इस साल याद करके जाइएगा, लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिएगा। अब ये वाला क्वेश्चन आपसे बोला है, देखिए समझिएगा। कह रहा है कि किस लेंस की क्षमता अधिक होगी, वायु या जल में। किसी लेंस की क्षमता, किसी भी लेंस की क्षमता वायु और जल में किस में ज्यादा होगी। तो आप जानते होंगे जो क्षमता का फार्मूला होता है P बराबर क्या होता है, 1/F। ये फार्मूला होता है P बराबर क्या होता है, 1/F। तो आपको पता होगा जिस लेंस की फोकस दूरी ज्यादा होगी उसकी क्षमता क्या होगी, कम होगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। एक ज्यादा होगा तो दूसरा क्या होगा, कम हो जाएगा। तो हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले वायु और जल में पूछा है, तो कोई लेंस ले लेते हैं। एक लेंस है, इस लेंस का एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, और आप लोग इधर लिख लीजिए एयर के सापेक्ष। जब लेंस को द्रव में डुबा देंगे तो इसमें लिखेंगे वाटर के सापेक्ष किसका, ग्लास का अपवर्तनांक। ऐसे लिखना पड़ेगा, एयर के सापेक्ष और वाटर के सापेक्ष। यदि आप वेलोसिटी जानते होंगे, वेग, तो आप लिखेंगे अपवर्तनांक n बराबर होता है, देखिए एयर के सापेक्ष ग्लास का लिखेंगे तो एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक बराबर होता है v1/v2। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बट्टा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, ऐसे लिखते हैं। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, क्योंकि देखिए पहला माध्यम यहाँ पर हवा है, एयर है, तो एयर में प्रकाश की चाल फिक्स होती है 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जो कि सबसे अधिक होती है, ठीक है। और यहाँ पर यदि इसको लिखेंगे वाटर के सापेक्ष ग्लास का, तो लिखेंगे हम लोग कि देखिए किसमें प्रकाश की चाल, पहले देखिए एयर में लिखे हैं कि नहीं, पहले एयर में लिखे हैं v1, तो यहाँ लिखेंगे प्रकाश की चाल वाटर में, और दूसरा का देखिए ग्लास का है, ग्लास में चाल, तो यहाँ भी लिखेंगे दूसरा का ग्लास में चाल। अब देखेंगे कि इन दोनों में कौन बड़ा है, तो आप इन दोनों में देखिएगा ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा कभी भी। क्यों, क्योंकि देखिए इन दोनों का नीचे का चीज सेम है, VG माने प्रकाश की चाल ग्लास में, प्रकाश की चाल ग्लास में। जब नीचे का दोनों बराबर है तो ऊपर का जो बड़ा रहेगा वही बड़ा रहेगा। तो ऊपर C प्रकाश की चाल निर्वात आवाज में सबसे ज्यादा होती है 3 × 10⁸ ये ज्यादा होगा, ये क्या होगा, C ज्यादा है। C ज्यादा किससे, VW से, माने वाटर में प्रकाश की चाल से क्या है, ज्यादा है, और निर्वात में प्रकाश की चाल ज्यादा होगा। इसमें इसकी वैल्यू यदि भरा जाए, इसकी वैल्यू क्या होगी, VG, क्योंकि दोनों का क्या है, सेम है। और यदि इसमें वैल्यू भरेंगे, इसकी वैल्यू भरेंगे, तो देखिए ये आएगा एयर के सापेक्ष ग्लास का, और इधर लिखेंगे वाटर के सापेक्ष ग्लास का। तो किसका अपवर्तनांक ज्यादा लग रहा है, इसका अपवर्तनांक ज्यादा है, किसका, एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक ज्यादा है, जबकि वाटर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक कम है। आप पढ़े होंगे लेंस मेकर, लेंस मेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंस मेकर बताता है कि 1/F बराबर n-1, और ये होता है 1/R1 - 1/R2। तो किसी एक लेंस के लिए यदि उस लेंस को हवा में रख के उस लेंस को पानी में डुबाते हैं, उसके लिए R1 R2 तो वही रहेगा, R1 R2 में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे n में परिवर्तन होगा। ये तो नियत रहेगा, ये नियत है। तो नियत है तो हम लोग बोलेंगे कि फोकस दूरी जो है वह अपवर्तनांक के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। यदि अपवर्तनांक बढ़ेगा तो फोकस दूरी घटेगा। तो यहाँ पे देखते हैं किसका अपवर्तनांक ज्यादा है, तो एयर में अपवर्तनांक क्या है, ज्यादा है। एयर में अपवर्तनांक क्या है, ज्यादा है। एयर में हम लोग इसे लिख देंगे ऐसे, देखिए आप लोग बोलिएगा कि एयर में, एयर वाले का हम लोग बोलेंगे एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक क्या है, ज्यादा है। तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, कम होगी। तो जिसकी फोकस दूरी कम होगी, उसकी क्षमता क्या होगी, अधिक होगी। देखिए एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक ज्यादा है, तो इसकी फोकस दूरी क्या है, कम है। तो फोकस दूरी कम होगी तो क्षमता क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हम लोग बोलेंगे कि वाई में लेंस की क्षमता क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि इसकी फोकस दूरी क्या होगी, घट गई है। देखिए इसकी फोकस दूरी कम है क्योंकि इसका अपवर्तनांक क्या है, ज्यादा। अपवर्तनांक ज्यादा, फोकस दूरी कम, अब फोकस दूरी कम तो क्षमता ज्यादा। तो वाई में क्षमता क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इसका आंसर होगा कि लेंस का वाई में क्षमता क्या है, ज्यादा है। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन को देखिएगा। इसके बाद जब हम लोग देखेंगे, ये देखिए आपका 20 नंबर वाला जो क्वेश्चन बोला है, ये कह रहा है कि
आवेश के मध्य लगने वाला विद्युत बल की सहायता से एप्सिलॉन जीरो का बीमा बताइए। देखिए अभी इसका मात्रक आया था, अभी इसका बीमा आ रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है। यह बराबर आप पढ़े होंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, पहला आवेश, दूसरा आवेश और उसके बीच की दूरी का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। इसलिए जिसका बीमा निकालना होता है उसको तिर्यक का गुणा कर देंगे, तिर्यक का गुणा करेंगे तो यहाँ भेजेंगे तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन जीरो बराबर 1/4 पाई इंटू एफ, ये होगा Q1 Q2 बट्टा के R स्क्वायर, यहाँ एप्सिलॉन जीरो। देखिए 4 पाई, ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो 4 पाई, इसका ना तो बीमा होता है ना तो मात्रक होता है। आवेश का बीमा लिखेंगे तो आवेश का बीमा होता है AT और 2 है तो यहाँ से हो जाएगा A स्क्वायर और क्या लिखेंगे T स्क्वायर, क्योंकि 2 आवेश है। बल का बीमा आप याद रखिएगा M/L/T पर क्या होता है, M/L/T पर -2 होता है। उसके बाद दूरी का बीमा क्या होता है, L पर 2 होता है। यदि इसको आप हल कीजिएगा तो यहाँ से आपका हो जाएगा, देखिए A पर 2 और T पर 2, इसको नीचे देखिएगा तो M/L पर हो जाएगा 3, T पर होगा -2। इसको नीचे से कहाँ लेके जाना है, नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका एप्सिलॉन जीरो बराबर हो जाएगा, लिखेंगे तो ये हो जाएगा M पर, A के नीचे से ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा M पर -1, L जाएगा तो L पर क्या होगा, L पर घात हो जाएगा -3 और देखिए T जाएगा तो T पर 2 और 2 कितना हो जाएगा, T पर हो जाएगा 2 दूना के 4 और उसके बाद देखिएगा A पर हो जाएगा A पर 2, ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका बीमा हो जाएगा। तो आप ऐसे इसका बीमा निकाल देते हैं। यदि 1 नंबर में पूछता है तो बीमा आप ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए 21 नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता और प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो कभी भी जितना ज्यादा आप ताप बढ़ाइएगा, ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ती है तथा ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। तो जिसका प्रतिरोध कम होता है उसकी चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं इसका प्रतिरोध कम हो जाता है और इसकी चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन को देखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कांच में प्रकाश की चाल, यदि कांच में प्रकाश की चाल बोला है कि इसकी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बढ़ाया जाए, तरंगदैर्घ्य को बढ़ाया जाए तो चाल में क्या परिवर्तन होगा। और दूसरी बात कह रहा है कि प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर इसकी चाल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक फार्मूला आप जानते होंगे, देखिए C बराबर होता है लेमडा, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, ये आप पढ़े होंगे। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय, जहाँ लेमडा दूरी है, तरंगों की दूरी है। तो देखिए क्या बढ़ाने की बात कर रहा है, ये कह रहा है कि तरंगदैर्घ्य बढ़ाना है, तरंगदैर्घ्य लेमडा बढ़ाना है तो चाल ऑटोमेटिक क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे क्या है, अनुक्रमानुपाती है। तो हम लोग बोलेंगे कि तरंगदैर्घ्य बढ़ाने पर क्या होता है, प्रकाश की चाल बढ़ जाती है, बढ़ जाएगी, बढ़ नहीं जाएगी। प्रकाश की चाल क्या होती है, बढ़ जाती है, इसकी चाल ऑटोमेटिक क्या होगी, बढ़ जाएगी। और दूसरा, प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर इसके चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो याद रखिएगा दोनों कि इसकी तीव्रता बढ़ाने पर चाल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन तरंगदैर्घ्य बढ़ाने पर क्या होती है, चाल बढ़ जाती है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किसी धातु की सतह पर हरा प्रकाश डालने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होता है किंतु पीला प्रकाश डालने पर नहीं होता है, क्या नीला प्रकाश डालने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होगा कि नहीं होगा। तो आप पढ़े होंगे कि देखिए जब किसी प्रिज्म वाला चीज जानते होंगे, प्रिज्म से क्या होता है, श्वेत प्रकाश किरणें जाती है, कौ रंगों में बढ़ जाती है, पूरा का पूरा 7 रंगों में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। 7 रंगों में बढ़ती है ना। देखिए यहाँ से आपका होता है, सबसे नीचे क्या होता है, बैगनी वाला रहता है, सबसे ऊपर आपका जो रहता है मतलब लाल रहता है, और 7 कलरों में बढ़ जाएगा यह 1 2 3 4 5 6 और एक और कोई बना लीजिए 7, ये रेड रहता है। ठीक है, इसको पढ़ोगे बेजनी है पिनाला, या विज्ञों से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि देखिए सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है, लाल रंग का। सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य क्या होता है, लाल रंग का। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य कोने का होता है, बैगनी रंग का होता है। तो सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य बैगनी का होता है, लेकिन सबसे ज्यादा आवृत्ति कोने की होती है, बैगनी की। बैगनी की आवृत्ति क्या होती है, ज्यादा होती है। यदि आप पढ़े होंगे बेजनी हप्पी नाला, बेजनी हप्पी नाला, ठीक है। तो इसमें देखिए ब से क्या होगा, बैगनी, और ज से क्या होगा, जामुनी, और जामुनी के बाद क्या होगा, नीला, और नीले के बाद क्या आएगा, हरा, हरा के बाद क्या आएगा, पीला, और पीला के बाद क्या रहेगा, नारंगी। यहाँ पे कौन रहता है, नारंगी। तो यहाँ से देखिए एक बार और, ये जामुनी है, ठीक है, जामुनी, उसके बाद क्या रहेगा, नीला, उसके बाद कौन रहेगा, हरा, और उसके बाद कौन रहेगा आपका पीला, उसके बाद कौन रहता है, नारंगी। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग पढ़े होंगे। तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हरा प्रकाश डालने पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जा रहा है, बाहर निकल जा रहा है। तो हरा कहाँ है,
हरा यहाँ है, हरा डालेंगे तो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जा रहा है, जबकि पीला वाला डाला जा रहा है तो नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि पीला की आवृत्ति कम होती है हरा से, इसकी आवृत्ति क्या है, कम है, और हरा के क्या है, ज्यादा है, और जितना नीचे बढ़ते जाएंगे उसकी आवृत्ति क्या है, ज्यादा है। तो देखिए और नीचे जाइए, इसकी भी आवृत्ति ज्यादा है, इसकी भी आवृत्ति ज्यादा है, और इसकी भी आवृत्ति क्या है, ज्यादा है। तो यदि नीला कलर जाएगा तो भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जामुनी कलर जाएगा तो भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और बैगनी जाएगा तो भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, क्योंकि इनकी आवृत्ति क्या है, ज्यादा है। तो आवृत्ति ज्यादा होगी तो धातु से इलेक्ट्रॉन जरूर निकलेंगे। यदि लाल वाला डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि इसकी आवृत्ति क्या है, कम है। तो चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन को देखिएगा। इसके बाद वाला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या किसी लेंस की लाल प्रकाश के लिए फोकस दूरी नीले प्रकाश के फोकस दूरी से अधिक होती है या समान होती है। एक बात याद रखिएगा, देखिए फोकस दूरी, अभी आप लेंस मेकर का फार्मूला पढ़े थे, 1/f बराबर होता है n-1 और 1/r1 माइनस की 1/r2। तो हम लोग ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, ये नियत होता है, और ये नियत होने के कारण 1/f जो होता है वह व्युत्क्रमानुपाती का ये या इसका किस पर निर्भर करता है, 1/n, मतलब n पर डिपेंड करता है, अपवर्तनांक पर डिपेंड करता है। फोकस दूरी किस पर डिपेंड करता है, अपवर्तनांक पर। तो हम लोग जानते हैं कि देखिए जिसकी अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसकी फोकस दूरी कम होगी। तो हम लोग पढ़े होंगे, देखिए यहाँ पे यदि लाल कलर लिया जाए तो लाल का अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है, और जो ये आपका कौन सा वाला कलर दिया है, आपका कलर दिया नीला, तो नीला मैंने ब्लू, ब्लू का अपवर्तनांक बोलिएगा तो ब्लू का अपवर्तनांक क्या होता है, ज्यादा होता है, ब्लू का अपवर्तनांक ज्यादा और नीला का कम। तो जब ये दोनों को रखेंगे वैल्यू तो आप लोग खुद देखिएगा तो किसका ये जो फोकस दूरी होगा, फोकस दूरी लाल का फोकस दूरी का अधिक होगा और नीले का फोकस दूरी क्या होगा, कम। इसलिए क्योंकि ये दोनों एक दूसरे क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। जिसका अपवर्तनांक ज्यादा रहेगा उसकी फोकस दूरी कम रहेगी, और जिसका अपवर्तनांक कम रहेगा उसकी फोकस दूरी क्या रहेगी, अधिक रहेगी। तो इसका अपवर्तनांक कम है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, अधिक होगी। तो लाल की फोकस दूरी क्या होगी, अधिक होगी। तो चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन आपका जो कह रहा है 25 नंबर, आपसे बोला है, देखिए नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा कहाँ से उत्सर्जित होती है। तो आप पढ़े होंगे जब एक भारी नाभिक दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूटता है, इस घटना को क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। और परमाणु बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन पे क्या है, आधारित है। तो आप पढ़े होंगे यूरेनियम 92 235 जब हम लोग इस पर बौछार कराते हैं, किसका, न्यूट्रॉनों की बौछार कराते हैं, तो यहाँ से बनता है बैरियम और साथ में क्या निकलता है, क्रिप्टॉन, बैरियम क्रिप्टॉन, बैरियम 56 141 क्रिप्टॉन 36 और कितना होता है, ये हो जाता है आपका 92। और इसमें से कितना न्यूट्रॉन निकलता है, इसमें से 3 न्यूट्रॉन निकलता है साथ में, और बहुत सारे क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। तो आप देखिएगा इसमें इसको बैलेंस किया जाए, देखिए यहाँ पे टोटल परमाणु भार देखा जाए तो इसमें परमाणु भार टोटल कितना है, 235 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 236। इसमें देखा जाए तो 141 प्लस 92, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, इधर जोड़िएगा तो 9 और 4 13 हो जाएगा, और इधर 1 2। तो हम लोग कमी आती है, हम लोग देखते हैं इसमें जो कमी आती है, कितने कमी आएगी, 3 जो कमी आती है, यही कमी क्या होती है, ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है। क्योंकि हम लोग देखेंगे यूरेनियम 235 है, और इधर देखेंगे टोटल कितना है, 236 द्रव्यमान है। इधर जब जाएंगे हम तो द्रव्यमान देखते हैं, तो ये यहाँ द्रव्यमान जो दिखाई देता है 333, कितना कम होता है, 3। द्रव्यमान में क्षति हो रही है कि नहीं, यही द्रव्यमान क्षति ऊर्जा के रूप में क्या होती है, उत्सर्जित होती है। तो आपसे पूछा है कि ऊर्जा कहाँ उत्सर्जित हो रही है, तो द्रव्यमान में जो कमी आ रही है वही द्रव्यमान कमी क्या बताता है, ऊर्जा में उत्सर्जित बताता है। चलिए इसके बाद वाला जो क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि ताप गुणांक का परिभाषा बताना है। तो ताप गुणांक का परिभाषा आप लोग बताएंगे, पहले इसका फार्मूला लिखेगा कि अल्फा बराबर होता है RT माइनस के R0 बट्टा के R0 और होता है डेल्टा T, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि यदि यदि चालक तार है, उस चालक तार के तापांतर में या ताप में परिवर्तन 1 डिग्री कर दिया जाए, ताप में परिवर्तन कितना हो, 1 डिग्री सेल्सियस हो, तो यहाँ जो अल्फा हो जाता है वो RT माइनस क्या हो जाता है, R0 बट्टा के R0। इसका डिफिनीशन देना आसान हो जाता है। यदि कोई भी चालक तार है, उस चालक तार के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस का परिवर्तन किया जाए या वृद्धि किया जाए, तो T डिग्री सेल्सियस पर तार का प्रतिरोध तथा 0 डिग्री सेल्सियस पर तार का प्रतिरोध में जो अंतर होता है तथा 0 डिग्री सेल्सियस पर जो तार का प्रतिरोध है उसका जो अनुपात होता है उसी को कहते हैं ताप गुणांक। और ताप गुणांक का जो मात्रक होता है वो होता है प्रति डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा, ताप गुणांक का मात्रक क्या होता है, प्रति डिग्री सेल्सियस, ये आप याद रखिएगा। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन को देखिएगा,
ये कह रहा है, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि इस क्वेश्चन में कि एक समतल तरंगार जब कोई, देखिए समतल तरंगार जब आता है तो कैसा होता है, देखिए समतल तरंगार जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, जब प्रकाश की किरणें कैसी आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, तो यहाँ पे जो तरंगार्ध मिलता है वो हमको एक समतल तरंगार्ध मिलता है। जो तरंगार्ध मिलेगा कैसे मिलेगा, समतल तरंगार्ध मिलेगा। और जब ये प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं और उत्तल लेंस पर पड़ती है, तो लेंस पर पड़ने के बाद सारी की सारी प्रकाश किरणें जाकर कहाँ मिलती है, फोकस बिंदु पर। सबको कहाँ मिलती है, सब फोकस बिंदु पर। ये जाके मिलेंगी सब फोकस बिंदु पर। और जब फोकस बिंदु मिलती है तो आगे की तरफ ऐसे बढ़ते हुए जाती हैं सब, ऐसे बढ़ते हुए जाती हैं सब। तो जब बढ़ते हुए जाती हैं सब तो एक स्रोत, बिंदु स्रोत का काम करती हैं सब। और यहाँ पे जो तरंगार्ध हमको मिलता है वो मिलता है गोलीय तरंगार्ध। क्या मिलता है, गोलीय तरंगार्ध। तो आपको इसमें बताना है कि जब कोई समतल तरंगार्ध लेंस से अपवर्तित होता है तो कैसा तरंगार्ध मिलता है, तो बोलेंगे गोलीय तरंगार्ध मिलता है। कैसा मिलेगा, गोलीय तरंगार्ध। क्यों, क्योंकि प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी, लेंस पर पड़ेंगी और पड़ने के बाद सब जगह कहाँ मिलेंगी, सब फोकस पे। सारी प्रकाश किरणें जाकर कहाँ मिलेंगी, फोकस पर। और जब फोकस से निकलेंगी सब, ऐसे निकल के जाएंगी सब, तो वहां पे हम लोग तरंगार्ध खींचेंगे तो तरंगार्ध कैसा रहेगा, गोलीय तरंगार्ध रहेगा। चलिए इसके बाद वाला जो क्वेश्चन कह रहा है कि इसके बाद क्या बोला है आपका क्वेश्चन, इसके बाद वाला देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन जो पूछा है आपसे कि जब आपसे पूछेगा, देखिए ये जरूर आने वाला है, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय। इसका एग्जाम्पल पूछ सकता है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे क्या दिया है, चांदी है, सोना है और क्या है, एंटीमनी है। तीनों दिया है, पहले पर चांदी, फिर सोना और फिर क्या लिखेंगे, एंटीमनी। ये आप याद करके जाइएगा कि क्या होता है अनुचुंबकीय, क्या होता है लौह चुंबकीय। अब देखिए अगला क्वेश्चन, विद्युत विभव की परिभाषा दीजिए और इसका बीमा बताइए। देखिए विद्युत विभव किसी आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी परीक्षण आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव भी बराबर होता है, आपको पता होगा कि W/Q0। ये होता है किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। और ये एक अदिश राशि होती है, इसका मात्रक जो होता है जूल प्रति कूलाम होता है। क्या होता है, जूल प्रति कूलाम। या क्या होता है इसका मात्रक, या होता है वोल्ट। तो जूल प्रति कूलाम या वोल्ट इसका क्या होता है, मात्रक होता है। इसके बाद वाला देखिएगा क्वेश्चन, एम्पियर का परिपति नियम। देखिए आपको पता होगा एम्पियर का परिपति नियम कहते हैं, इसका डिफिनीशन होता है किसी बंद परिपथ में, किसी भी बंद परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, रेखीय समाकलन। उस बंद परिपथ में बहने वाली धारा I के μ0 गुना का क्या होता है, बराबर होता है। ये याद रखिएगा कि किसी भी बंद परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस बंद परिपथ में बहने वाली धारा I तथा μ0 गुना का क्या होता है, बराबर होता है। चलिए इसके बाद वाला जो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि चुंबकीय आघूर्ण, देखिए इंपॉर्टेंट है, चुंबकीय आघूर्ण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। देखिए चुंबकीय आघूर्ण कैसे याद रखिएगा कि चुंबकीय आघूर्ण किसी चुंबक के, किसी भी चुंबक के किसी एक ध्रुव की प्रबलता, यहाँ स्मॉल m इधर माइनस स्मॉल m, ठीक है। किसी भी एक ध्रुव की क्या होती है, प्रबलता। बोलेंगे चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M का मान, किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M का मान किसी चुंबक के किसी एक ध्रुव की प्रबलता स्मॉल m तथा दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। ये होता है चुंबकीय आघूर्ण। इसका दो फार्मूला याद कर लीजिए, कैपिटल M बराबर स्मॉल m इंटू 2l, और इधर याद कर लीजिएगा कि कैपिटल M बराबर NIA, ये पर न्यूमेरिकल आता है, कैपिटल M बराबर NIA, इस पर न्यूमेरिकल है, ये ध्यान दीजिएगा। और इसका मात्रक भी याद रखिएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक और ये फार्मूला और इस पर न्यूमेरिकल। चलिए इसके बाद वाला जो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कला संबंध स्रोत। देखिए एक नंबर में आता है कला संबंध स्रोत, सब लोग भूल जाते हैं। कला संबंध स्रोत जिन तरंगों के, ऐसे स्रोत होते हैं जिन तरंगों की आवृत्तियां क्या हो, समान हो तथा समय परिवर्तन के साथ इनकी जो कालांतर होनी चाहिए वो नियत होना चाहिए। तो बोलेंगे कला संबंध स्रोत ऐसे स्रोत होते हैं जिन तरंगों की आवृत्ति समान हो तथा समय परिवर्तन के साथ इनका कालांतर क्या हो, नियत हो। तो ये आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें जब किसी धातु की सतह पर गिरती हैं तो धातु की सतह से गिरने के बाद इलेक्ट्रॉनों को क्या करने लगती है, बाहर निकालने लगती है। तो सब प्रकाश किरणें नहीं, जब एक निश्चित आवृत्ति की प्रकाश किरणें, जब एक निश्चित आवृत्ति की प्रकाश की किरणें जब किसी धातु की सतह पर गिरती है, एक निश्चित आवृत्ति की,
चलिए ये वाला देखिएगा, इस क्वेश्चन में कर रहा है कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्या है। तो बोलेंगे जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति के प्रकाश की किरणें जब किसी धातु की सतह पर गिरती है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को क्या करने लगती है, बाहर निकालने लगती है। इस घटना को बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। चलिए इसके बाद वाला ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, बैंड चौड़ाई याद करके जाइए, 1 नंबर में आ सकता है। बैंड चौड़ाई कहता है किसी भी सिग्नल में अधिकतम व न्यूनतम आवृत्तियों के अंतर को बैंड चौड़ाई या आवृत्ति परास कहते हैं। देखिए किसी भी सिग्नल में अधिकतम व न्यूनतम आवृत्तियों के अंतर को क्या कहते हैं, बैंड चौड़ाई या क्या कहते हैं, आवृत्ति परास कहते हैं। इसका सूत्र दिया है। और देखिए ये लास्ट वाला क्वेश्चन, कूलाम का सदिश रूप बताइए। तो देखिए कूलाम का सदिश रूप आपको याद होगा। देखिए कूलाम का दो समान परिमाण के आवेश होते हैं, F12 बराबर लिखते हैं माइनस के F21। इसका देखिए क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि जब दोनों समान परमाणु मतलब दोनों धनात्मक हो तो ये बोलता है कि पहला आवेश दूसरा आवेश पर जितना बल लगाता है दूसरा आवेश भी पहले आवेश पर उतना ही बल लगाता है, किंतु विपरीत दिशा में लगाता है। और ये निगेटिव यही चीज बताता है कि दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में बल लगाते हैं।